नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। डेट आज की 16 फरवरी 2026 है। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे, इंडियन साइंटिफिक सर्विस, एक अलग से सर्विस बनाने की आवश्यकता है आईएएस आईपीएस के अलावा। फिर इसके बाद हम इंडिया यूएई रिलेशंस से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे और तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे हॉट एयर से संबंधित, मतलब ट्रंप जिस प्रकार से रेगुलेशंस को कमजोर कर रहे हैं ना यूएस में, उससे संबंधित यह आर्टिकल है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, गवर्नेंस में एक मेजर रिफॉर्म की आवश्यकता है, यानी एक नई सर्विस बनाने की आवश्यकता है जिसका नाम होगा इंडियन साइंटिफिक सर्विस। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले ना आप इमेजिन करो वो इंडिया जो अभी अभी आजाद हुआ है, यानी 1947 के बाद का इंडिया। उस समय की सिचुएशन क्या थी? देश देखो नया था और हमें ना पूरे देश में स्टेबिलिटी चाहिए थी, यूनिटी चाहिए थी, एकता चाहिए थी। इसीलिए सरदार पटेल ने ना ब्रिटिश काल की जो सिविल सर्विसेज थी ना उनको कायम रखा। मतलब नेहरू का तो तर्क ये था कि सिविल सर्विसेज को अब खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि उनका माइंडसेट बहुत खराब था ब्रिटिश ईरा में। लेकिन पटेल ने बोला कि भाई ये जो आईएएस लोग हैं ये काम के बंदे हैं, ये देश का स्टील फ्रेम बनेंगे। तो इन सिविल सर्वेंट्स का काम क्या था? इन सिविल सर्वेंट्स का काम था उस समय जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एक ऑफिसर आज हेल्थ संभालेगा, कल डिफेंस संभालेगा, परसों एग्रीकल्चर संभालेगा। और उस वक्त देखो ये जरूरी भी था, क्योंकि उस वक्त हमें करनी थी नेशन बिल्डिंग, हमें नेशन को बनाना था। लेकिन आज देखो सिनेरियो चेंज हो गया है। आज क्या चैलेंजेस हैं आप देखो, आज क्लाइमेट चेंज की समस्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समस्या है, साइबर सिक्योरिटी, महामारी, न्यूक्लियर सेफ्टी, आज ये समस्याएं हैं। तो एक जर्नलिस्ट ऑफिसर जो किसी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस का उसका बैकग्राउंड है, अब वो क्या एआई की रेगुलेटरी पॉलिसी की बारीकियां समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो राइटर का पहला पॉइंट देखो यही है कि आजकल ना सरकार चलाने का जो काम है वो साइंस, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट जैसे ना मुश्किल मुद्दों से जुड़ गया है। मतलब सरकार चलाने में इन सब इश्यूज पे एक्सपर्टीज चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि आज भी हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो देखो पुराने कानून और नियम के हिसाब से काम करते हैं। समझ गए? वो पुराने जो नियम और कानून है वो पुराने आईएएस ऑफिसर्स के लिए बनाए गए थे, लेकिन उसी नियम और उसी पुराने कानून के हिसाब से हमारे साइंटिस्ट भी चलते हैं। ये दिक्कत है। समझ गए? दिक्कत समझ गए ना? इस वजह से देखो जो काम साइंटिस्ट को करना चाहिए ना उसमें उनके पास में ना पावर ही नहीं है, साइंटिस्ट के पास में पावर ही नहीं है वो काम करने के लिए जो उनको करना चाहिए। और यहां पे ना एक पैराडॉक्स है जिसकी बात राइटर करते हैं। पैराडॉक्स क्या है? आप ये बताओ, सिविल सर्वेंट का चयन कौन करता है? यूपीएससी करती है। जनरल नॉलेज चाहिए, मतलब ऐसा कोई, हाँ बेसिक एक ऑप्शनल लेना पड़ता है, अदरवाइज तो देखो जनरल नॉलेज ही चाहिए। किसी फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होने की आवश्यकता नहीं है, कंपटीशन काफी ज्यादा होता है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट कैसे सिलेक्ट होते हैं? पीएचडी करते हैं, लगातार कई सालों तक रिसर्च करते हैं, पीयर रिव्यूज होते हैं, मतलब दूसरे जो साइंटिस्ट लोग हैं उनका काम चेक करते हैं। साइंटिस्ट के पास में होता है बहुत ज्यादा हाई स्पेशलाइजेशन। होता है कि नहीं होता? होता है। अब देखो ट्रेनिंग का भी फर्क है। सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग कहां पे होती है? खास करके आईएएस ऑफिसर्स की लबासना में होती है, मसूरी में। उन्हें गवर्नेंस सिखाया जाता है। साइंटिस्ट लोगों को तो सीधा जॉब में डाल दिया जाता है, उनकी कोई गवर्नेंस की ट्रेनिंग नहीं होती, उनकी अथॉरिटी भी क्लियर नहीं होती। जब उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में लाया जाता है ना तो उनकी अथॉरिटी भी क्लियर नहीं होती। राइटर कहते हैं देखो जब साइंटिस्ट को गवर्नेंस में शामिल किया जाता है ना तो उनको टेक्निकल पोर्टफोलियो मिलते हैं, लेकिन उनको पावर नहीं दी जाती। यह दिक्कत है। टेक्निकल पोर्टफोलियो तो दे दिए गए, फॉर एग्जाम्पल किसी इसरो के साइंटिस्ट को साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना दिया गया, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस में इंक्लूड कर लिया गया। टेक्निकल पोर्टफोलियो मिल गया लेकिन उनको पावर नहीं मिलती। और राइटर ना यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। वो बोलते हैं देखो जब एक साइंटिस्ट गवर्नमेंट ज्वाइन करता है ना तो
क्या उसके लिए अलग रूल्स हैं साइंटिस्ट के लिए? नहीं, उसको भी सेम रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स को फॉलो करने पड़ते हैं। ऑल इंडिया सर्विस रूल्स 1964, यही रूल साइंटिस्ट को भी फॉलो करने पड़ते हैं जब वो गवर्नमेंट को ज्वाइन करते हैं। लेकिन देखो दोनों में ना फर्क है, एक ब्यूरोक्रेट में और साइंटिस्ट में फर्क है। दोनों को रूल्स तो सेम फॉलो करने पड़ते हैं लेकिन दोनों में फर्क है। देखो ब्यूरोक्रेसी में क्या सिखाया जाता है? ब्यूरोक्रेसी में सिखाया जाता है डिसिप्लिन यानी अनुशासन, न्यूट्रलिटी। एथिक्स में हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। ब्यूरोक्रेट्स को क्या सिखाया जाता है? ऑर्डर फॉलो करना। जबकि साइंटिफिक कल्चर जो है वो अलग होता है। साइंटिफिक कल्चर में ना क्वेश्चनिंग करना सिखाया जाता है कि भाई क्वेश्चन करो, हर चीज को शक की निगाह से देखो, एविडेंस मांगो, बोलो सर यू आर रोंग। समझ गए? अगर देखो एक साइंटिस्ट अपने सीनियर को नो ही नहीं बोल सकता कि सर ये डैम मत बनाओ, इकोलॉजी खत्म हो जाएगी, तो भाई वो साइंटिस्ट है ही नहीं, बस वो एक रबड़ स्टैंप है। समझ गए? ये फर्क है एक ब्यूरोक्रेट और साइंटिस्ट में, लेकिन रूल्स दोनों पे सेम लागू होते हैं। समझ गए? आज देखो हमारे पास में ना बहुत सारे स्ट्रॉन्ग संस्थान हैं, जैसे इसरो हो गया, CSIR हो गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया। ये स्ट्रॉन्ग संस्थान हैं, लेकिन इन संस्थानों में भी ना साइंटिस्ट को यूज किया जाता है सिर्फ क्लर्क की तरह। मतलब सिर्फ उन्हें ना एडवाइस लेने के लिए यूज किया जाता है, अदरवाइज उनकी जो एडवाइस है ना तो बाइंडिंग होती है और ना ही उन साइंटिस्ट का डिसीजन मेकिंग में से होता है, रोल होता है। अभी ना सरकार साइंस को कैसे यूज करती है? सरकार ना साइंस को ऐसे यूज करती है, जैसे उत्तराखंड के जोशीमठ में ना मान लीजिए जमीन नीचे धंस रही है, तो सरकार बोलेगी कमेटी गठित करती हैं, 3 साइंटिस्ट की कमेटी गठित करते हैं और ये जो कमेटी है पता लगाएगी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो साइंटिस्ट को टाइम दिया 1 महीने का। भाई 1 महीने का आप साइंटिस्ट को टाइम दे रहे हो कि 1 महीने के अंदर अंदर आप सारे रूट काज का पता लगा के बता दो। ये काम आप पहले ही कर लेते। जमीन धंसने के बाद आप साइंटिस्ट को बोल रहे हो कि जांच करो। ये तो रिएक्टिव अप्रोच हुई ना। आग लगने के बाद सरकार कुआं खोद रही है कि अच्छा आग लग गई चलो कुआं खोदते हैं, ये तो वो वाली बात हो गई। जबकि होना यह चाहिए कि पहले ही साइंटिस्ट से पूछ लिया जाए कि भाई जोशीमठ में इतनी डेवलपमेंट ला रहे हैं, क्या लानी चाहिए नहीं लानी चाहिए, पहले ही उन्हें पॉलिसी मेकिंग में शामिल कर लेते तो ये दिक्कत आती ना, ये सिचुएशन आती ना। समझे? तो देखो मिनिस्ट्रीज में जो डिसीजन लिए जाए ना वो सबूत के आधार पे लिए जाएं, वो दूरदृष्टि के आधार पे लिए जाएं, ना कि बस अर्जेंसी के आधार पे, पॉलिटिकल कैलकुलेशन के आधार पे लिए जाएं। और ये दूरदृष्टि और सबूत कौन दे सकता है? साइंटिस्ट ही तो दे सकते हैं। इसलिए प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। पॉलिसी बनाते वक्त साइंटिस्ट की जरूरत होनी चाहिए, उनका एडवाइस जो है वो बाइंडिंग होनी चाहिए, उनका डिसीजन मेकिंग में से होना चाहिए। समझे? और देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ऐसा होता है, नहीं भाई। ये देखो विभिन्न देशों में आजकल ऐसा चल रहा है, यूएसए में, यूके में, फ्रांस में, जर्मनी में, जापान में, सब जगह पे साइंटिस्ट के लिए ना अलग से एक काडर है। जैसे हमारे देश में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है ना, तो इन देशों में वहां पे फ्रांस साइंटिफिक सर्विस है, जापान साइंटिफिक सर्विस है, साइंटिस्ट के लिए अलग से काडर है। जैसे यूएसए में, तो यूएसए की बात करें, यूएसए में वहां पे ना साइंटिफिक इंटीग्रिटी पॉलिसीज हैं। साइंटिफिक इंटीग्रिटी पॉलिसीज का क्या मतलब है समझाता हूं। मतलब साइंटिस्ट को ना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से ना प्रोटेक्शन मिलता है। अगर मंत्री जी बोले ए साइंटिस्ट रिपोर्ट चेंज कर दो, तो साइंटिस्ट ना मना कर सकता है, भागो यहां से, नहीं चेंज करता। समझ गए? और जो भी साइंटिस्ट एडवाइस देता है ना वो ट्रांसपेरेंट रहती है, उसे पब्लिक डोमेन में डाला भी जाता है कि महेश नाम का साइंटिस्ट है, उसने ये एडवाइस दी है, तो महेश की जो राय है वो पब्लिक डोमेन में डाल दी जाएगी। जबकि इंडिया में क्या होता है? इंडिया में देखो साइंटिस्ट बेचारा ना डरता है, उसे लगता है कि अगर मैंने सच बोल दिया तो यार ये लोग मेरा ट्रांसफर कर देंगे, मेरी प्रमोशन रुक जाएगी। तो इसलिए ना इंडिया में पॉलिसी जो है वो एविडेंस के आधार पे नहीं बनती, वो बनती है पॉलिटिकल कन्वीनियंस के आधार पे। मतलब जो पॉलिटिशियन चाहते हैं वही पॉलिसी बन जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सर जी सिंपल है। सॉल्यूशन ये है, एक नई सर्विस बना दो इंडिया में भी, इंडियन साइंटिफिक सर्विस। जैसे इंडियन पुलिस सर्विस है ना, जैसे
इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है और इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस है, फॉरेस्ट सर्विस है, वैसे ही एक और सर्विस बना दो, इंडियन साइंटिफिक सर्विस। और ये सर्विस कैसे होगी? जैसे आईएएस आईपीएस है वैसे ही होगी। और ये लोग जो है इंडियन साइंटिफिक सर्विस में जो लोग हैं ना, उनको यूपीएससी नहीं सिलेक्ट करेगी, नेशनल लेवल पे उनका सिलेक्शन होगा और ना पीयर रिव्यू से, पीयर इवैल्यूएशन से उनका सिलेक्शन होगा। मान लो महेश एक साइंटिस्ट है, तो महेश के साथी साइंटिस्ट जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे कि महेश को इंडियन साइंटिफिक सर्विस में भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। जैसे वो पेपर पब्लिश करते हैं तो साथी साइंटिस्ट एक साइंटिस्ट का पेपर रिव्यू करते हैं ना, ये ठीक वैसा ही होगा। और फिर ना सिलेक्शन के बाद में इन साइंटिस्ट को ना आप मिनिस्ट्रीज में डिप्लॉय करो, वहां पे इनको सिर्फ एडवाइजर के तौर पे डिप्लॉय मत करो, इनको वहां पे डिसीजन मेकर बनाओ, समझे? अब आप लोग बोलोगे क्या सर ये आईएएस को रिप्लेस कर देंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को रिप्लेस कर देंगे? नहीं यार, देखो आईएएस लोग जो है ना, आईएएस लोगों का काम क्या है? कोऑर्डिनेशन करना अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में, एग्जीक्यूशन देखना, जो भी पॉलिसी बनाई गई है उसे इंप्लीमेंट करना, उसे एग्जीक्यूट करना। जबकि ये जो इंडियन साइंटिफिक सर्विस वाले लोग होंगे ना, ये एविडेंस देंगे, सबूत देंगे, असेसमेंट करेंगे, ये टेक्निकल चीजों पे गाइड करेंगे। तो दोनों का काम जो है वो अलग है, दोनों का काम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये आईएएस को रिप्लेस नहीं करेंगे, मजबूत करेंगे। तो लास्ट में राइटर यही बोलते हैं, देखो भाई हम जा रहे हैं अमृतकाल में। अमृतकाल पता है ना, मतलब आजादी को 100 साल पूरे होने वाले हैं, तो उससे पहले का जो काल है वो अमृतकाल है। तो राइटर बोलते हैं देखो हम ना वैसे तो कॉलोनियल माइंडसेट को पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन यहां पे कॉलोनियल माइंडसेट जो है वो आज भी कायम है। इंडिया के एस्पायरेशंस बड़े हैं, जैसे हमें क्लाइमेट लीडर बनना है, हमें स्पेस में भी पावर बनना है, टेक्नोलॉजी का भी हब बनना है। तो इसके लिए भैया चाहिए रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, यानी नई सर्विस आप बनाओ, गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है उसे बदलो। जरूरत पड़ने पर कमेटी बनाने से कुछ नहीं होगा, हमें संस्थानों को बदलना होगा। और 1947 में जो सरदार पटेल ने सिविल सर्विसेज को कायम रखा था ना, ठीक वैसे ही रिफॉर्म की हमें आवश्यकता है, नई सर्विस बना के, इंडियन साइंटिफिक सर्विस। तो ये पूरा आर्टिकल था, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया यूएई रिलेशनशिप से संबंधित है। पिछले 5 सालों में ना इंडिया और यूएई के जो रिलेशंस हैं वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गए हैं और उसी से संबंधित ये आर्टिकल है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले ना आप नंबर्स पे ध्यान दो। देखो 2022 में ना इंडिया और यूएई के बीच में ना एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, सेपा एग्रीमेंट साइन हुआ था। टारगेट ये रखा गया था कि 2030 से पहले दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है वो $100 बिलियन तक ले जाया जाएगा। लेकिन गैस करो कितना ट्रेड हुआ? अभी देखो 2030 आया भी नहीं है, लेकिन हमने ना पिछले 4-5 सालों में ये जो टारगेट है ना वो अचीव कर लिया है। ये जो स्पीड है ना, देखो इंडिया और यूएई के बीच में ट्रेड इतना ज्यादा बढ़ रहा है, ये स्पीड नॉर्मल नहीं है। बहुत कम देश या फिर इकोनॉमिक कॉरिडोर ऐसे होंगे जहां पे ट्रेड जो है वो इतना तेजी से बढ़ा है। तो अब दोनों देशों ने मिलकर ना एक नया टारगेट रखा है कि भैया अब तो नया टारगेट रखना पड़ेगा, 2032 तक दोनों देशों के बीच में ट्रेड को $200 बिलियन ले जाया जाएगा, यानी डबल करने का टारगेट है। फिर इसके बाद में देखो राइटर ना क्वालिटी ऑफ ट्रेड की बात करते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेल का व्यापार हो रहा है, इंडिया यूएई से तेल परचेज कर रहा है, नहीं। आर्टिकल कहता है जो नॉन ऑयल ट्रेड है ना वो भी पिछले साल देखो 20% की ग्रोथ से बढ़ा है। और नॉन ऑयल ट्रेड कितना है इंडिया यूएई के बीच में? नॉन ऑयल ट्रेड है $65 बिलियन। मतलब समझ रहे हो, मतलब ये है कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जैम्स, ज्वेलरीज, टेक्सटाइल, हमारी मशीनरी वो जा रही है यूएई में। अब वो वाली बात चली गई कि हमारा गल्फ कंट्रीज के साथ में रिलेशनशिप सिर्फ ऑयल वाला था, तेल वाला नहीं भाई। अब आगे बढ़ चुके हैं, ट्रेड में डाइवर्सिफिकेशन आ चुका है। और देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यापार बढ़ा है इंडिया यूएई के बीच में, ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन भी काफी बढ़ा है। आज नियरली 5 मिलियन यानी
50 लाख जो भारतीय मूल के लोग हैं वो यूएई में रह के काम कर रहे हैं। तो ये देखो यूएई की ना सबसे बड़ी डायस्पोरा कम्युनिटी है भारतीय कम्युनिटी। और ये 50 लाख लोग सिर्फ वर्कर्स नहीं हैं। ये 50 लाख लोग सिर्फ वर्कर्स नहीं हैं। ये देखो वहां पे ना ह्यूमन बैकबोन है। ह्यूमन बैकबोन है। थोड़ा राइटर डिप्लोमेट हैं साउथ कोरिया के, तो बढ़ा चढ़ा के डेकोरेट करके तो देखो बोलेंगे ही ना। और एक चीज अच्छी चीज है, इंडिया और यूए के बीच में जानते हो एक हफ्ते में कितनी फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं? 1200। ये दुनिया का देखो बिजिएस्ट एयर रूट में से एक है। क्योंकि देखो कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा आसान है, कनेक्टिविटी बढ़िया होना तो बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ता है। पीपल टू पीपल जो टाइज हैं वो भी बहुत स्ट्रोंग होते हैं। आप ना दुबई जाओगे, अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हो, सिलेक्शन के बाद में आप ना दुबई जाओगे। अब जाके वहां पे देखोगे ना, आपको लगेगा कि दुबई इज लाइक जस्ट अनदर इंडियन सिटी। जैसे इंडिया जैसा शहर लगेगा आपको दुबई। थोड़ी ज्यादा साफ सफाई मिलेगी, थोड़ा ज्यादा सिविक सेंस मिलेगा। हाँ हाँ भाई, क्रिटिसाइज ही कर रहा हूं, डोंट मतलब ऐसा मत सोचिए कि हाँ भाई कि आप इंडिया की बुराई कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई बोले ना कि हाँ भाई इंडिया में सिविक सेंस नहीं है। कुछ लोगों को कुछ लोग ना टची टची होते हैं। भाई हम ही नहीं बोलेंगे, सुधारेंगे नहीं तो कौन सुधारेगा? कोई अमेरिका वाला थोड़ी ना अपने देश को सुधारेगा। तो जब मैं बोलूंगा कि मेरे देश में सिविक सेंस की कमी है, तो मेरी इंटेंशन ये है ना, मैं सुधारना चाहता हूं। अदरवाइज तो गलती पे तो पर्दा डाल दो, गलती पे पर्दा डाल दो और सब बोलो कि मेरे देश में सब कुछ सही है। मेरा देश कभी सुधरेगा ही नहीं। मुझे मेरे देश की फिक्र है, तभी मैं अपने देश की गलती बता रहा हूं कि हमें वो ठीक करना है। लेकिन कुछ लोग होते हैं टची टची, ऐसा क्यों बोल दिया मेरे देश के बारे में? भाई तेरे से ज्यादा मेरा देश है और मुझे सुधारना है। तुझे फर्क है या नहीं? मुझे फर्क पड़ता है। समझ गए? फिर इसके बाद में देखो क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लो की बात करते हैं। देखो पहले ना सिर्फ यूएई से पैसा इंडिया में आता था, लेकिन अब ना इंडियन कंपनीज भी वहां पे एसेट क्रिएट कर रही हैं। 3 बड़े एग्जांपल राइटर देते हैं। जैसे एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल है। इन्होंने ना आबू धाबी में ना $2 बिलियन इन्वेस्ट किए, रिलायंस वालों ने। क्यों? क्योंकि वहां पे रिलायंस वाले ना लो कार्बन वाले केमिकल्स बनाएंगे, लो कार्बन वाले केमिकल्स। फिर अशोक लेलैंड है। अशोक लेलैंड इंडियन कंपनी है, ऑटो सेक्टर में काम करती है। अब इन्होंने ना इलेक्ट्रिक बस का जो प्रोडक्शन था ना वो शिफ्ट कर दिया। पहले यूके में था, इन्होंने बोला कि नहीं हम यूके में नहीं प्लांट लगाएंगे। यूके से शिफ्ट करके ये अपना प्लांट दुबई लेके आ गए। समझ गए? शिफ्ट करके आ गए ये यूएई में, क्योंकि इन्हें लगा कि यहां पे यूएई में जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो ज्यादा अच्छा है, लॉजिस्टिक्स ज्यादा अच्छे हैं। तीसरा एलएनटी, ये भी इंडियन कंपनी है। अब इनको ना एक ठेका मिला है आबू धाबी में ना, एक बहुत बड़ा सोलर प्लस स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाने का इनको ठेका मिला है। ये दुनिया के ना सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक है सोलर प्लस स्टोरेज प्रोजेक्ट। तो ये 3 एग्जांपल्स बताते हैं कि अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूएई जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, यूएई की कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। नहीं, इंडिया की कंपनीज भी यूएई में इन्वेस्ट कर रही हैं। समझे? फिर देखो उनकी बात भी की जाती है कि यूएई की कंपनीज कैसे इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। जैसे लॉजिस्टिक का एग्जांपल दिया जाता है। पहले डीपी वर्ल्ड कंपनी है, इन्होंने $5 बिलियन कमिट किए हैं हमारे पोर्ट्स और लॉजिस्टिक पार्क में, ये हेल्प करेंगे इन्वेस्टमेंट करके। फिर बैंकिंग में है एमिरेट्स, एनबीडी कंपनी है, इन्होंने ना आरबीएल बैंक में मेजॉरिटी स्टेक परचेज कर लिया। और ये बैंकिंग हिस्ट्री का ना अभी तक का सबसे बड़ा एफडीआई है। फिर एनर्जी सिक्योरिटी की बात की जाती है। आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है, उनका पीएसयू है। तो इन्होंने ना हमारी पीएसयूज में जैसे इंडियन ऑयल में और एचपीसीएल के साथ में ना लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई के लिए ना एग्रीमेंट साइन किया है। समझ गए? फिर नेक्स्ट सोवरेन वेल्थ फंड है। सोवरेन वेल्थ फंड क्या होता है? सोवरेन वेल्थ फंड जैसे देखो यूएई के पास में पैसा ज्यादा है, सरप्लस में है, तो वो ना एक फंड में पैसा डाल देते हैं और वो फंड जो है फिर वो ना इन्वेस्ट करता है अलग अलग देशों में, ताकि उस पर रिटर्न कमाया जा सके और फ्यूचर में उस प्रॉफिट को अपने देश की भलाई के लिए यूज किया जा सके। तो इनका एक फंड है, सोवरेन वेल्थ फंड है, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। ये पहला सोवरेन वेल्थ फंड बना
जिसने इंडिया की गिफ्ट सिटी में अपना बेस इस्टेब्लिश किया। समझ गए? इवन इनकी एक कंपनी है मुबादला, इन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर में और रिन्यूएबल एनर्जी में ना $4 बिलियन लगाए हैं। आप पूछोगे सर क्या ये सब यूपीएससी पूछती है? देखो डायरेक्ट तो नहीं पूछती है। एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको बता दूं, इंडिया ने अफगानिस्तान में कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है ये पूछ लिया था। अब वो अलग डायमेंशन में पूछा था क्योंकि अफगानिस्तान में इंसर्जेंसी थी और इंडिया ने वो काम जो किया था वो ह्यूमैनिटेरियन एड के हिसाब से किया था। लेकिन यहां पे चीजें अलग हैं, एक एक दो दो एग्जाम्पल दोगे तो भी चलेगा। फिर राइटर बोलते हैं ये सब देखो अच्छा हो रहा है इंडिया और यूएई के बीच में, इसके पीछे ना पॉलिसी आर्किटेक्चर है, 3 पिलर्स हैं। सबसे पहले है सेपा। सेपा एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और यूएई के बीच में। अब 2022 में ये साइन हुआ था। इस सेपा एग्रीमेंट ने ना 90% टैरिफ यानी टैक्सेस कम कर दिए थे दोनों देशों के बीच में। दोनों देशों के बीच में ट्रेड होता है तो टैरिफ 90% कम कर दिए थे। फिर एक बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हुई दोनों देशों के बीच में 2024 में। अब इस ट्रीटी ने ना इन्वेस्टर्स को सुरक्षा दे दी, अब उन्हें डर नहीं लगता कि उनका पैसा डूब जाएगा। तीसरा स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। ये जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 पिलर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया और यूएई के बीच में ट्रेड इतना ज्यादा बढ़ गया है। और राइटर इसके बाद बोलते हैं कि अब तो देखो मतलब रिलेशन ऐसे हो गए हैं कि इंडिया और यूएई सिर्फ आपस में ट्रेड नहीं करते, वो मिलकर तीसरे देशों को भी टारगेट कर रहे हैं। जैसे यूएई में ना एक भारत मार्ट जो है वो बन रहा है। भारत मार्ट क्या होगा? ये देखो एक होलसेल हब होगा। यूएई में बन रहा है भारत मार्ट, ये होलसेल हब होगा। यहां पे ना इंडियन जो गुड्स हैं वो स्टोर होंगे और फिर यूएई से वो जो गुड्स है ना एक्सपोर्ट होंगे अफ्रीका में और दूसरे देशों में, जैसे वेस्ट एशिया में, यूरेशिया में, वहां तक जाएंगे इंडियन गुड्स। कहां से जाएंगे? यूएई में जो भारत मार्ट बन रहा है वहां से। तो स्ट्रेटजी देखो ये है, यूएई को ना एक लॉन्च पैड की तरह यूज किया जाए और यहीं से फिर इंडिया के एक्सपोर्ट्स को अलग अलग देशों में ज्यादा भेजा जाए, इंडिया के एक्सपोर्ट को डबल किया जाए। फिर इसके बाद लास्ट पिलर की राइटर बात करते हैं। लास्ट पिलर है टेक्नोलॉजी। लास्ट पिलर क्या है? इंडिया और यूएई के बीच में जो रिश्ते मजबूत कर रहा है वो है टेक्नोलॉजी। एआई आपको पता है नेक्स्ट मेजर फ्रंटियर है। अब इस बार इंडिया जो है वो एआई समिट होल्ड कर रहा है। ग्लोबल साउथ का ना पहला देश है इंडिया जो एआई के समिट को होल्ड कर रहा है। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया पहला है जो एआई समिट को होल्ड कर रहा है। और यूएई जो है, यूएई देखो एआई के मामले में काफी संजीदा है। इन्होंने 2017 में ही अपना एक अलग से मिनिस्ट्री बना दी थी, एआई मिनिस्ट्री, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एआई को अपॉइंट किया था। तो अभी ना यूएई के पास में क्या है? डेटा सेंटर हैं, उनके पास में कंप्यूटिंग पावर है। और इंडिया के पास में क्या है? हमारे पास में टैलेंट है, युवा लोग हैं जिनको ट्रेनिंग दी जा सकती है, सिखाया जा सकता है। हमारे पास में डेटा है। तो दोनों मिलके ना एआई के क्षेत्र में काफी बढ़िया काम कर सकते हैं और एडवांस कंप्यूटिंग की जो कैपेसिटी है वो डेवलप कर सकते हैं दोनों मिलके। मतलब एडवांस लेवल के कंप्यूटर्स डेवलप कर सकते हैं। फिर लास्ट में राइटर देखो ये बोलते हैं कि इंडिया जो है अभी ना $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स है ना उनमें भूख है ग्लोबल जाने की। तो इंडिया यूएई जो ग्रोथ कॉरिडोर है ये सिर्फ ट्रेड रूट नहीं है, ये एक रास्ता है जिसके थ्रू इंडिया जो है विकसित भारत बन सकता है, जो हमने सपना संजोया है 2047 तक बनने का। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा जो इन्वायरमेंट से संबंधित फैसले लिए गए हैं ना उससे संबंधित है। देखो सीधा एक लाइन में बोलूं तो जो अपने ट्रंप अंकल जी हैं ना वो थोड़ा सटिया गए हैं। मतलब थोड़े बुजुर्ग हैं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं ना उससे तो कम से कम यही लगता है। सटिया नहीं गए हैं, वो तो उनकी उम्र तो बल्कि 80 साल है। सटियाने का मतलब तो 60 साल उम्र हो जाना होता है ना। देखो किया क्या है ट्रंप ने, मैं आपको आसान भाषा में बताता हूं, थोड़ा बैकग्राउंड के साथ बताता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 2007 का साल था। यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में ना एक केस गया
केस का नाम था मैसाचुसेट्स वर्सेस ईपीए। इस केस में ना यूएसए की सुप्रीम कोर्ट ने ना एक हिस्टोरिक फैसला सुनाया। हिस्टोरिक फैसला क्या था? कोर्ट ने यह बोला जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, ये है भैया एयर पोल्यूटेंट। आप बोलोगे हमने तो इन्वायरमेंट में पढ़ा है एयर पोल्यूटेंट ही है। अरे 2007 की बात है ना यार, तब इन्वायरमेंट में थोड़ी ना हम पढ़ते थे ये एयर पोल्यूटेंट है ग्रीन हाउस गैसेस। अब पीछे मुड़ के तो सारी चीजें बिल्कुल इजी लगती है ना। ये 2007 की बात है। उस समय यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था ग्रीन हाउस गैसेस एयर पोल्यूटेंट है। तो कोर्ट ने ना ईपीए को, ईपीए क्या है? ईपीए ना यूएस की इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है। यूं मान लीजिए जैसा अपना सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, वैसा ही उनका ईपीए है। तो यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने ना ईपीए को यह आदेश दिया कि आप ये चेक करो कि ना ये जो गैसेस हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ये पब्लिक हेल्थ के लिए कितना खतरा है। पब्लिक हेल्थ के लिए आप ये चेक करके मुझे बताओ। तो इस ऑर्डर के बाद में ना एक स्टडी हुई दिसंबर 2009 में। यूएस की इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने ये स्टडी की। उन्होंने दूसरी रिपोर्ट्स भी देखी, जैसे आईपीसीसी की रिपोर्ट्स है ना, उनको भी देखा यूएस की पोल्यूशन एजेंसी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी वालों ने। तो कंक्लूजन ये निकाला यूएस की इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी वालों ने कि 6 जो गैसेस है ना, कौन सी 6 गैसेस? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, हम पढ़ते हैं भाई वही है ये जो आप इन्वायरमेंट में मैंने आपको पढ़ाया था, नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो 6 गैसेस है ना, ये खतरनाक है पब्लिक हेल्थ के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस है। तो इसी फाइंडिंग को, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की इसी फाइंडिंग को ना एक नाम दिया गया। वो नाम क्या था? नाम मैं आपको अलग पेन से लिख देता हूं। नाम था इंडेंजरमेंट फाइंडिंग। नाम था इंडेंजरमेंट फाइंडिंग। इंडेंजरमेंट फाइंडिंग मतलब ये गैसेस जो हैं वो इंसान की सेहत को ना इंडेंजर करती हैं, मतलब खतरे में डालती हैं। इतना समझ में आ गया? बैकग्राउंड आपको पता लग गया? अब देखो ट्रंप जी ने क्या किया है। ट्रंप चाचा जी ने ना इस इंडेंजरमेंट फाइंडिंग को रिवोक कर दिया है। रिवोक कर दिया है मतलब कि ट्रंप का यह मानना है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो सिर्फ एक भ्रम है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। उन्होंने ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे जो रोक लगी थी ना, जैसे इंडिया में भी आपको पता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे रोक लगती है कि BS6 वाले जो इंजन्स हैं वो अलाउड हैं, बाकी अलाउड नहीं है। BS4 वाले जो इंजन्स हैं वो कब अलाउड होते हैं, ये रोक होती है ना। तो वैसे ही वहां पे भी रोक है ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि आप ये वाला एमिशन नहीं कर सकते। तो ट्रंप ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे लगे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं। ट्रंप कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट वालों जितना एमिशन कर सकते हो करो। ट्रंप कहते हैं मेरा नाम है बुल्ला, समझ गए? तो उन्होंने ना ओबामा के समय के जो फ्यूल इकोनॉमिक स्टैंडर्ड थे ना, फ्यूल इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, उन स्टैंडर्ड को रद्द कर दिया है। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट सीधा सीधा ये होगा, अब यूएसए में जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो करेगा ज्यादा एमिशन, क्योंकि उन पे अब रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर वाले यूएसए में करेंगे ज्यादा एमिशन। और ये ना 2021 से लेके 26 मॉडल वाले जो व्हीकल्स है ना उनके लिए किया गया है, समझ गए? देखो राइटर बोलते हैं, देखो जब 2009 में ये फाइंडिंग आई थी ना, इंडेंजरमेंट फाइंडिंग, कि ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये इंसान की सेहत को खतरे में डालते हैं, तो उस समय ओबामा ने फेडरल स्टैंडर्ड सेट किए थे कि भैया नहीं, हमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर जैसे जो फ्यूल एमिट होता है उसे सुधारना जरूरी है। तो बाद में इंडस्ट्री वालों ने ना रिएक्ट किया था। यूएसए में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है ना, उन्होंने रिएक्ट किया था। उन्होंने हाइब्रिड व्हीकल्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे, पेट्रोल प्लस में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। उन्होंने लाइट वेट व्हीकल्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे कि व्हीकल्स हल्के होंगे तो कम फ्यूल लगेगा उन्हें चलाने के लिए। और इसी सिचुएशन में टेस्ला जैसी कंपनीज का राइज हुआ, समझ गए? टेस्ला जैसी कंपनीज कम एमिशन करती हैं तो बल्कि उनको कार्बन क्रेडिट मिलता है, बचाती हैं, और टेस्ला जैसी कंपनीज कार्बन क्रेडिट को बेच देती हैं दूसरी कंपनीज को जो ज्यादा एमिशन करते हैं। तो इससे भी टेस्ला को फायदा हुआ था।
लेकिन एक अजीब सी चीज ये हुई इस पीरियड में कि ना लोगों ने ना छोटी कारों से शिफ्ट कर लिया एसयूवी में। छोटी कारों से एसयूवी की तरफ लोग शिफ्ट हो गए, लेकिन स्ट्रिक्ट नॉर्म्स की वजह से ना बल्कि एसयूवी भी कम एमिशन वाली आने लगी। वो एसयूवी आने लगी जो कम एमिशन करती हैं। लेकिन अब ट्रंप क्या चाहते हैं? ट्रंप ये चाहते हैं, ट्रंप की सोच बता रहा हूं मैं, ट्रंप ऐसा क्यों करते हैं। ट्रंप को लगता है कि ये जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के जो रूल्स हैं वो हट जाएंगे ना, तो गैस गजलर इरा फिर से आ जाएगा। आप बोलोगे सर ये क्या इरा है? गैस गजलर इरा। गैस गजलर इरा मतलब बड़ी गाड़ियों वाला इरा। ऐसी गाड़ियां जो बड़ी हैं, जो बहुत ज्यादा तेल पीती हैं, ऐसी गाड़ियों का इरा फिर से वापस आ जाएगा। अगर ऐसी गाड़ियां चलेंगी ज्यादा तेल पीने वाली, तो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स जो हैं वो बढ़ेंगी। वेनेजुएला का जो तेल है वो यूएसए में ज्यादा बिकेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होंगी, यूएसए की इकोनॉमी बढ़ेगी और ट्रंप का जो बेस है, वोटर बेस है जो उनको वोट देता है, वो भी खुश। तो ये ट्रंप की सोच है। लेकिन राइटर बोलते हैं ये ट्रंप का सिर्फ ख्याली पुलाव है, पाइप ड्रीम है। क्यों? क्योंकि भाई दुनिया अब ना बदल चुकी है। दुनिया अब बदल चुकी है। अब ना सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन हो चुका है। बड़ी बड़ी जो ऑटो सेक्टर की कंपनीज है ना, उन्होंने अपनी सप्लाई चेन्स अब ईवी के हिसाब से कर ली हैं, हाइब्रिड व्हीकल्स के हिसाब से कर ली हैं। और वो पुरानी पुरानी बड़ी गाड़ियां जो ज्यादा तेल पीती थी, वो टाइम जा चुका है। समझ गए? तो अब ऑटो सेक्टर वाली कंपनीज फिर से अपनी जो सप्लाई लाइंस हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो पुरानी गाड़ियों की तरह थोड़ी ना करेंगे, पीछे थोड़ी ना जाएंगे। और भाई यूएसए की मान लो ऑटो सेक्टर की कंपनीज हैं, वो अपनी कारें सिर्फ यूएसए में थोड़ी ना बेचती हैं, वो यूरोप में भी बेचती हैं, वो जापान में भी बेचती हैं। तो वहां पे तो एमिशन के स्टैंडर्ड अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है ना। तो यूएसए की ऑटो कंपनीज ऐसा थोड़ी ना करेंगी कि यूएसए के लिए अलग कारें बनाएंगी जो ज्यादा एमिशन करें और जापान यूरोप के लिए ऐसी कारें बनाएंगी जो कम एमिशन करें। भाई दो टाइप की गाड़ियां थोड़ी ना बनाएंगी, इतना खाली थोड़ी ना बैठी हैं। समझ गए? और दूसरा भाई यहां पे चाइना का फैक्टर भी है ना। आप चाइना का देखो, चाइना आज के समय में ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक प्रकार से बाहुबली है। चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो प्रोडक्शन वैल्यू चेन्स है ना, इनमें डोमिनेट करता है। मतलब बैटरी से लेके सब कुछ चाइना का डोमिनेशन है इसमें। अब चाइना देखो, मान लो क्लीन टेक वाली कारें बना रहे हैं और यूएसए की कंपनीज पुरानी ईरा की कारें बना रही हैं, घटिया वाली जो ज्यादा एमिशन करती हैं। तो जाहिर तौर पे चाइना की जो कंपनीज हैं बल्कि वो और आगे जाएंगी। तो ट्रंप के इस मूव से बल्कि नुकसान होगा यूएस की कंपनीज को। इंडिया के लिए क्या लेसन है? ये बड़ी बात है। लेसन फॉर इंडिया। व्हाट इज लेसन फॉर इंडिया? देखो, इंडिया के लिए लेसन ये है कि इंडिया के जो ऑटो मेकर्स है ना, महिंद्रा, टाटा, ट्रंप के इस डिसीजन का ना गलत फायदा उठा सकते हैं। गलत फायदा कैसे उठा सकते हैं? वो बोल सकते हैं कि देखो अमेरिका ने भी रूल्स लूज कर दिए, हमें भी फ्यूल के एफिशिएंसी के जो स्टैंडर्ड है थोड़े डाइल्यूट करने चाहिए। समझ गए? लेकिन इंडिया को बिल्कुल ऐसा होने नहीं देना है। देखो, इन्वायरमेंट के जो रेगुलेशंस है ना यार, ये बोझ नहीं है, ये तो हमारे प्लेनेट को बचाने की कोशिश है और बल्कि इनसे इनोवेशन जल्दी आता है। ट्रंप शायद ना गाड़ी को पीछे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि भाई टेक्नोलॉजी और मार्केट का जो पहिया है वो तो हमेशा आगे ही बढ़ेगा। चाहे तुम कितना ही गाड़ी पीछे घुमाने की कोशिश कर लो, टेक्नोलॉजी नहीं रुकने वाली है, इनोवेशन नहीं रुकने वाला है। तो ये ट्रंप की नाकाम कोशिश होगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, आपको अटेम्प्ट करना है, 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।